GNM सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 यूनिट नंबर 6 कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के बारे में। वीडियो नंबर 21वां है, अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली 5 नंबर में पूछ देगा, नर्स के रोल पूछ देगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ठीक है, या कंप्लीट पूछ देगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो कंप्लीट लिखना है। अगर सिर्फ ये पूछ देगा कि नर्स की भूमिका बताइए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है ICU के ऊपर, इंटेंसिव केयर यूनिट के ऊपर, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि आखिर ICU होता क्या है, किन पेशेंटों को ICU में रखा जाता है, ठीक है ना। तो आज जो है क्लियर हो जाएगा, समझ गए। चलिए, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको वीडियो स्टडी वाला डलता है एकदम आपको कंसेप्ट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं GNM सेकेंड ईयर के लिए। पहला है मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नर्स की भूमिकाओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है कि आखिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। दूसरा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नर्स का जो रोल है, जो भूमिका है, उसको स्पष्ट करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। तो माय डियर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यह एक प्रोसेस है, यह कोई इंजेक्शन नहीं है कि इंजेक्शन जो है सीधा किए और दे दिए, लोड किए दवाई दे दिए। लेकिन इंजेक्शन में भी प्रोसेस होता है। इंजेक्शन में भी जो है हम क्या करते हैं, पहले इंजेक्शन साइट जहाँ पर देना है उसको अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, टूर्निकेट बांधते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अच्छी तरीके से जो है हम वेन को चेक करके उसमें हम इंजेक्शन देते हैं। तो वो भी एक प्रोसेस ही होता है। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उससे भी ऊपर है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रक्रिया है जिसमें स्वस्थ शरीर से रक्त प्राप्त कर आवश्यकता अनुसार इसे रोगी व्यक्ति के शरीर में इंट्रावेनस IV के माध्यम से ट्रांसफ्यूज किया जाता है। माय डियर समझिएगा, रक्त आदान जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यह व्यक्ति के, चूँकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है जो प्रक्रिया में होता है, जिसमें होता यह है कि चाहे आप ब्लड बैंक से भी जो ब्लड आप लेते हैं ना, तो वह किसी न किसी व्यक्ति से किसी न किसी व्यक्ति से लिया गया ही ब्लड होता है। कोई व्यक्ति डोनेट करता है तभी जो है आपको ब्लड मिलता है आपके ग्रुप के चेक करके, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ब्लड बैंक में जो ब्लड आता है वह जो है बना हुआ रहता है केमिकल का, या जैसे दवाई बना होता है वैसे भी वो ब्लड बना होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको ब्लड लेना है, ब्लड बैंक में आप जाते हैं तो आपसे भी कुछ यूनिट आपको कहा जाता है कि आप भी डोनेट कीजिए। मान गए आपको ब्लड बैंक में तो ब्लड बन नहीं रहा है कि ब्लड जो है आपको दे दिया जाएगा, समझ गए ना। तो जो भी ब्लड पहले से मौजूद है ब्लड आपको मिल जाएगा, लेकिन आप भी तो अपना ब्लड जो है डोनेट कीजिए। आप डोनेट कीजिएगा तो आप ले जाइएगा ब्लड, तो उसके जगह पर रहेगा तब ना फिर दूसरा को मिलेगा। तो ये ब्लड डोनेट जो है हर कोई स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए, किसी का जीवन बच सकता है, समझ गए। तो ही कहता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रक्रिया है जिसमें एक स्वस्थ, एक हेल्दी पर्सन से ब्लड को प्राप्त किया जाता है और आवश्यकता अनुसार ब्लड में हरे अलग अलग कंपोनेंट है। आवश्यकता अनुसार जो है व्यक्ति को ब्लड जो है इंट्रावेन के माध्यम से चढ़ाया जाता है। अब इसका बहुत सारे जो है चढ़ाने के रीजन होते हैं। किसी को एनीमिया हो गया हो, किसी को ब्लड कैंसर हो गया हो, ठीक है, किसी को जो है बार बार रक्त की जो है आवश्यकता पड़ रहा है, बॉडी में ब्लड नहीं, मतलब अलग अलग जो है ज़रूरत होते हैं जिसको मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अभी ये समझिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। तो ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक हेल्दी पर्सन से ब्लड को रिसीव प्राप्त करके, ठीक है, उसे सुरक्षित जो है रखा जाता है ब्लड बैंक में, ठीक है। और फिर इसे आवश्यकता अनुसार रोगी व्यक्ति के शरीर में जो है IV के माध्यम से जो है ट्रांसफ्यूज किया जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को, यही जो है ट्रांसफ्यूजन हो गया। अब बातें आती है कि रक्त आदान की कौन कौन सी परिस्थिति होती है। अब समझिए कि आखिर किन किन कंडीशन में जो है, किन किन इंडेक्शन में कहाँ कहाँ संकेत आता है कि व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे सीवियर एनीमिया, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा रक्त की कमी है, बहुत लोग जो है हम जो है मेडिकल में देखते हैं, किसी को 4.6, किसी को 7.6, ठीक है, किसी को 9 पॉइंट, किसी को 2 पॉइंट तक आ जाता है। तो ये सब सीवियर कंडीशन है, ठीक है। 9 पॉइंट वाला सीवियर नहीं है, यहाँ पे दवाई वगैरह चल के ठीक किया जा सकता है। बट 4 पॉइंट हो, 7 पॉइंट हो, 6 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, ये सब सीवियर कंडीशन है। तो ये सब कंडीशन में जो है आपके ब्लड चढ़ाने चाहिए।
चोट के कारण अत्यधिक रक्त हानि, अगर मान गया किसी को चोट लग गया है, कट फट गया है, एक्सीडेंट हो गया है और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है निकल चुका है तो उसे एनीमिया हो सकता है। तो चोट के कंडीशन में भी ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो यह भी जो है आपके बार बार ब्लड की इसको ज़रूरत होगा। हीमोफीलिया वाला पेशेंट, क्योंकि हीमोफीलिया वाला पेशेंट को जो है ब्लड का बहुत ज़्यादा जो है बार बार जो है क्षति होता है और इसको ज़रूरत पड़ता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। आगे है रक्त कैंसर, ल्यूकोमिया, अगर किसी को रक्त कैंसर है तो यह रक्त कैंसर भी जो है कारण बनता है। ठीक है, रक्त कैंसर में होता है कि बार बार जो है संपूर्ण बॉडी का जो है ब्लड को जो है चेंज करवाया जाता है समय समय पर, तो ल्यूकोमिया होता है। प्लेटलेट की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अगर अचानक से प्लेटलेट का बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है तो व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया जाता है। तो ये सब कंडीशन बनता है जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है किया जाता है। ठीक है, और सारे हैं सर्जिकल ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान भी ब्लड का हानि होता है तो इस दौरान भी ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। लेबर के दौरान आप लोग जानते हैं या आगे पढ़िएगा कि एक बार अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है, प्रसव होता है तो आधा लीटर यानी 500 ml ब्लड का क्षति हो जाता है। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से क्षति होता है, ऐसा नहीं है कि चीरने फाड़ने के बाद क्षति होता है। नॉर्मल डिलीवरी में 500 के आसपास, 500 ml के आसपास जो है ब्लड की क्षति हो जाती है। तो इन सभी कंडीशनों में ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इन सब इंजेक्शन में चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, महत्वपूर्ण है कि कब कब ब्लड की ज़रूरत पड़ेगा ये आपको पता होनी चाहिए। अब बातें आती है रिक्वायर्ड आर्टिकल। ठीक है, रिक्वायर्ड आर्टिकल देखिए, होने के लिए गंभीर संक्रमण भी हो सकता है, चूँकि अगर किसी पेशेंट को गंभीर संक्रमण यानी टीबी गंभीर हो जाता है तो उसको ऑटोमेटिक उसके शरीर में एनीमिया होने लगता है, ब्लड की कमी होने लगता है। देखते होइएगा टीबी वाला पेशेंट को शरीर सब पीला होने लगता है। ठीक है, उसका आँख जो है पीला पीला हो जाएगा तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज जरूरी होता है, तो उसको भी कर सकते हैं। गंभीर संक्रमण के सिचुएशन में भी होता है। ठीक है, समझ गए। अब इसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड आर्टिकल है। अब जब आप ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन की बात आएगी या ब्लड कलेक्शन की बात आएगी तो नर्स की भूमिका यहाँ पे होता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या जो है आपको आर्टिकल होनी चाहिए, ये आर्टिकल आपको रखना पड़ता है। कैसे, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है ब्लड कलेक्शन के समय आर्टिकल। जब आप कलेक्शन ले रहे होते हैं तो उस समय कौन से आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको कॉटन होना चाहिए, रुई जिसको बोलते हैं। स्पिरिट होनी चाहिए साफ़ करने के लिए, घोल। ठीक है ना। हेमो बैग होनी चाहिए। उसके बाद कलेक्शन बैग होने चाहिए जिसमें आप ब्लड को कलेक्ट करेंगे, और वज़न नाप का मशीन होनी चाहिए कि आप जो है कितना ब्लड जो है व्यक्ति से निकाले हैं। वज़न माप के मशीन रहेगा तब ना पता चलेगा। तो ये सब कलेक्शन के समय होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कलेक्शन की समय जो है होनी चाहिए। ठीक है, कॉटन, स्पिरिट, हेमो बैग सेट, कलेक्शन बैग, वज़न नाप मशीन होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कलेक्शन है। दूसरा है ट्रांसफ्यूजन के समय। अब ट्रांसफ्यूजन मतलब किसी को ब्लड चढ़ाना है, शरीर में भेजना है, तो उस समय कौन कौन से आर्टिकल होनी चाहिए। सबसे पहले टूर्निकेट होनी चाहिए जो बाहों पर बांधते हैं आईवी कैनुला लगाने के लिए। तो सबसे पहले आपको कैनुला लगाना पड़ता है बॉडी में। ठीक है ना, हाथ में ज़्यादातर खासकर लगाते हैं बाहों में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जिस प्रकार से हम देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको गॉज का पता होना चाहिए कि कितना गॉज का जो है कौन सा जो है कितने नंबर के गॉज को लगाते हैं। नॉर्मली अगर किसी को जल्दी जल्दी ब्लड को भेजना हो तो उसके लिए 16, अगर धीरे धीरे नॉर्मल भी है तो 18 वाला में हम ब्लड को आराम से दे सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर के जो हमारा कैनुला होता है। ठीक है, तो ये हो गया। 18 नंबर के जो कैनुला है 20 नंबर से भी आप दे सकते हैं, बट 18 नंबर अच्छा रहता है। ठीक है, 20 नंबर भी ठीक है रहता है, 20 नंबर से भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपना डिपेंड करता है अपना ऊपर कि कौन सा पेशेंट किस प्रकार के हैं। ठीक है ना, अगर जिसको जल्दी ज़रूरत पड़े तो उसको कम नंबर वाला लगाएंगे, क्योंकि कम नंबर वाला का होल ज़्यादा होता है, इस कारण कम नंबर वाला लगाएंगे। अगर किसी को नॉर्मल है और उसे भेजना है तो उसे 20 भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में टर्निकेट होनी चाहिए, आईवी कैनुला सेट होनी चाहिए, माइक्रोपोर होना चाहिए फिक्स करने के लिए कैनुला को। ठीक है, कॉटन स्पिरिट होनी चाहिए, वही चीज़ें है साफ़ करने के लिए। ब्लड बैग जो है आपका कौन सा ब्लड बैग है, ब्लड बैग आपके पास होनी चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन चार्ट होनी चाहिए कि पेशेंट को कई यूनिट ब्लड चाहिए, कितना ml। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सेट होनी चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है बैगे में जो है सेट जो है आपके कुछ इस प्रकार से सेट जो है लगे होते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक में आजकल जो ब्लड आता है ना कुछ इस प्रकार से बैग रहता है, एक साइड जो है आराम से लगा दीजिए,
आईवी सेट को, और एक साइड जो है हम लोग क्या करते हैं, इससे एयर हल्का सा निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो यही जो है बैग इस प्रकार से होता है, और यही जो है आपके एकदम बहुत ज़बरदस्त इसका बैग होता है। जो ब्लड का बैग होता है ना, बहुत ज़बरदस्त होता है, उसी के लिए अवे करता है, ब्लड के लिए। तो ये जो है आपको ये सब होनी चाहिए, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होनी चाहिए, ट्रांसफ्यूजन चार्ट होनी चाहिए, ब्लड बैग जो आप ब्लड कलेक्ट किए हैं, कॉटन, माइक्रोटेप, आईवी कैनुला, ठीक है, और टूर्निकेट, ये सब जो है होनी चाहिए ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो दोनों कंडीशन में समझा दिए। नॉर्मल सलाइन या सिरिंज होनी चाहिए। आप कैनुला को फ्लाश करके देखेंगे कि कैनुला फ्रेश है, जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए सिरिंज और नॉर्मल सिरिंज और नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए। अब ये चीज़ें हो गया। रक्त आधान में नर्स की भूमिका, नर्स रोल इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखिए, कैनुला जो आप नॉर्मल पानी वानी चढ़ाने के लिए लगाते हैं ना, तो ब्लड के लिए भी वैसे ही लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लड के लिए कोई दूसरा तरीका है कैनुला लगाने का, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप सलाइन उलाइन चढ़ाते हैं आईवी मार्ग से, उसी प्रकार से ब्लड के लिए भी जो है आपके वैसे ही कैनुला लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको नर्स की भूमिका बताना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखिएगा। सबसे पहले नर्स को ब्लड ग्रुप एवं ब्लड बैंक से प्राप्त बैंक के ग्रुप समान होने की जांच करती है एवं साथ ही से संबंधित चिकित्सक से चेक कराती है। सबसे पहले नर्स में ध्यान रखिएगा, नर्स का काम होता है कि नर्स जो है रोगी के ब्लड ग्रुप एवं ब्लड बैंक से प्राप्त ब्लड बैग के ग्रुप के समान की जांच करती है। अब ऐसा नहीं है कि ब्लड बैंक से ब्लड लिया है तो सही दे देगा, हो सकता है उससे मिस्टेक हो जाए, और थोड़ा सा मिस्टेक अगर ब्लड में हो जाएगा तो व्यक्ति में सीधा जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए एकदम सावधानी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ध्यान रखना चाहिए कि जो मरीज का जो ब्लड है वही ब्लड के ग्रुप जो है आप ब्लड बैंक से भी चेक करके लाते हैं। इसीलिए लास्ट में भी यह जो है ग्रुप मैचिंग करके कन्फर्म किया जाता है। जो ब्लड आप लाते हैं बैंक से, ब्लड बैंक से, और जो व्यक्ति का ब्लड है, दोनों को आपस में मैच करते हैं। जब मिल जाता है तभी जाके हम जो है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं शरीर के अंदर। अगर नहीं मैच करेगा तो नहीं करते हैं। अगर नहीं मैच करा और आप कर दिए तो शरीर में वह जाकर पानी बन जाएगा, समझ गए। दूसरा है ब्लड बैग के इंटैक्ट बगैर खोला हुआ होने की जांच करती है एवं एक्सपायरी डेट भी चेक करती है। अब नर्स एक दवाई की तरह सब चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेगी कि वह जो भी बैग होता है उसको ये चेक करेगी कि बैग खुला हुआ तो नहीं था, ठीक है, और एक्सपायरी डेट के भी चेक करेगी, क्योंकि खुला हुआ होगा उसमें हवा लग गया होगा, ठीक है, जिससे ख़राब हो गया होगा। तीसरा है यहाँ पे नर्स रोगी के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताकर मौखिक सहमति प्राप्त करती है। अब जो नर्स होती है वह पूरा कॉन्फिडेंस जो है मरीज को करती है, ठीक है, मरीज को प्रक्रिया के बारे में बताती है, ठीक है, और तब जाके मौखिक सहमति अगर ले लेती है तभी जाके वह ब्लड को ट्रांसफ्यूज करती है। चौथा है रोगी के सभी वाइटल साइन को चेक करती है। रोगी के सभी वाइटल साइन को चेक करती है। अगर इन वाइटल साइन जैसे टेम्परेचर हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, पल्स रेट हो गया, इस सब में अगर उतार चढ़ाव आता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाँचवा है रोगी के जटिलताओं को चिन्ह व लक्षण के बारे में जानकारी देती है एवं उनके बारे में तुरंत बताने के लिए कहती है। अब जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नर्स लगा देती है तो हो सकता है पेशेंट को थोड़ा सा उससे एलर्जी हो, थोड़ा सा दिक्कत हो, तो जैसे ही दिक्कत लगे तो पेशेंट को ये चीज़ कहना चाहिए कि जैसे ही थोड़ा सा कोई दिक्कत लगे तुरंत जो है इन्फॉर्म करे, ठीक है, देरी नहीं करे। पेशेंट को जो भी मरीज हो, आसपास मरीज के जो भी आदमी हो या मरीज हो, उसको कहना चाहिए कि अगर कोई भी जो है कॉम्प्लिकेशन लगे, जटिलता लगे, तुरंत बताएं, ठीक है। चलिए आगे है रोगी के संबंधियों भी आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है एवं रक्तदान के लिए प्रोत्साहित की जाती है। अब जो भी वहाँ पे मरीज के संबंधी आए हैं उसको शिक्षा प्रदान क्या किया जाता है कि आप भी जो है रक्त प्रदान करें, इसके लिए रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित की जाती है, ठीक है। सातवां पॉइंट है माय डियर, यहाँ पे देखिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के आरंभ में ट्रांसफ्यूजन रेट धीमी रखी जाती है, जिसमें किसी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन होने पर कम से कम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हो। अब देखिए होता यह है कि अगर आप ब्लड किसी को लगा दिए, इंट्रावेन के माध्यम से जा रहा है बॉडी में, लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप ब्लड के फ्लो रेट अगर तेज़ कर देंगे, जल्दी जल्दी शरीर में जाने वाला, तो अगर वह ब्लड कम समय में ज़्यादा चल जाएगा,
तो जिसे अगर रिएक्शन भी होगा तो आपको बहुत कम समय बच जाएगा रिकवरी के लिए। इसलिए पहले हमें ब्लड स्लो क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। शरीर में हल्का हल्का पहले जो है फ्लो रेट भेजना चाहिए, कुछ मिनट कुछ समय तक देखना चाहिए कि इससे पेशेंट के अंदर कोई रिएक्शन, कोई एलर्जी तो नहीं हो रहा है। जाने के बाद अगर सब चीज़ ठीक है तो फिर से हम उसे फ्लो रेट नॉर्मल कर देंगे। अगर स्टार्टिंग में ही आप फ्लो रेट तेज कर दीजिएगा तो थोड़ा ही देर में ब्लड सब अंदर चला जाएगा शरीर के, और फिर अगर रिएक्शन होगा तो आपके पास बचाने का कोई समय भी नहीं रहेगा कि आप ब्लड को बंद कर दें, क्योंकि ब्लड तो सब चला गया है अंदर। तो इसलिए स्टार्टिंग में ब्लड फ्लो को कम ही रखें, धीरे धीरे रखें, ताकि अगर कोई रिएक्शन दिखे, कोई एलर्जी दिखे तो ब्लड जो है कम से कम ब्लड शरीर के अंदर ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, ठीक है ना, फ्लो रेट कम रहेगा तब। तो ये हो गया पॉइंट आपका, बहुत ज़बरदस्त ये सब पॉइंट है। 8वां है आपका भूमिका, किसी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन नहीं होने पर 5 से 10 मिनट बाद ट्रांसफ्यूजन रेट समान कर दिया जाता है। वही चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन धीरे धीरे रखेंगे, एकदम नॉर्मल फ्लो में एकदम धीमा फ्लो में रखेंगे, और जब 5 से 10 मिनट बीत जाएगा उस रेट में तो हम देखेंगे कि अब मरीज के अंदर कोई जो है समस्या नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है, मतलब पेशेंट को ब्लड सूट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, फ्लो रेट को समान कर देंगे, समझ रहे हैं ना। 9वां है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान नर्स को सख्त मतलब स्ट्रिक्ट विसंक्रमित तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के जटिलता होने पर डॉक्टर को तुरंत सूचित करनी चाहिए। अब नर्स को जैसे ही रोगी बताएगा कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत जो है ट्रांसफ्यूजन पहले रोक देगी, और ट्रांसफ्यूजन रोकने के जस्ट बाद जो है डॉक्टर को क्या करेगी, सूचित कर देगी, ठीक है, कोई देरी नहीं। नेक्स्ट है, रोगी को यदि सांस लेने में समस्या हो तो फाउलर पोजीशन प्रदान कर SpO2 स्तर चेक करना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो नम ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। अब सभी तरह के पेशेंट होता है, तो इसके लिए अगर पेशेंट का अगर सांस से संबंधित, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम वाला पेशेंट को अगर ब्लड आप ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो हो सकता है उसको सांस लेने में दिक्कत हो, ठीक है ना। तो उसके लिए उसे फाउलर पोजीशन देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं फाउलर पोजीशन में श्वसन को गति मिलता है, सही होता है व्यक्ति का हार्ट जो है आउटपुट। उसके बाद SpO2 मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन का चेक करना चाहिए, और साथ में आवश्यक हो तो आप नम ऑक्सीजन, हल्का ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। आगे है 12 नंबर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया के दौरान वेस्ट का निपटान भी करना नर्स का उत्तरदायित्व है। यह निम्न प्रकार होना चाहिए, नुकीला वस्तुएं नीले ड्रम में, असंक्रमित कचरा काले ड्रम में, संक्रमित कचरा पीले ड्रम में, ठीक है। पीले ड्रम में जैसे रूह में लगा हुआ ब्लड उलड, ठीक है ना, तो ये सब। अब आप जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस समय बहुत सारे वेस्ट जो है निकलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, तो उसके लिए आपको बायोमेडिकल का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप उसके कचरे को निपटारा कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे नुकीला सामान में इंजेक्शन कैनुला वगैरह निकले तो उसको हम कहाँ रखेंगे, नीले ड्रम में, ब्लू ड्रम में। अगर वहीं पे असंक्रमित कचरा, जो कचरा संक्रमण न फैलाने वाला हो, उसको हम काले में रखेंगे, ठीक है, जैसे पेपर वगैरह ये सब जो होता है। उसके बाद IV सेट हो गया, ठीक है, ब्लड बैग हो गया, ये चूँकि आपके क्या चीज़ है, ये सब आपके प्लास्टिक वाला है, तो प्लास्टिक वाला को जो है आपको किस में रखना है, प्लास्टिक के जहाँ पे जमा होगा उसमें रखना है। अगर संक्रमित कचरा है, जैसे आपको ब्लड से लगा हुआ पूहे वगैरह, इसको जला दें, और शरीर से निकले जैसे ब्लड उलड या कोई पदार्थ जो निकलता है तो उसे पीले ड्रम में रखना चाहिए। पीले ड्रम में शरीर के बॉडी पार्ट भी, एनाटॉमिकल पार्ट भी रखा जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सीधा याद रखिए कि बायोमेडिकल का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, नर्स का ये उत्तरदायित्व है। 13 नंबर का प्रश्न है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया से पूर्व रक्त का तापमान शारीरिक तापमान तक आने का इंतजार करना चाहिए। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया से पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि रक्त का जो टेम्परेचर है वह शारीरिक तापमान तक आने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड हम लाते हैं वह ब्लड जो है हमारा बड़े बड़े जो है क्या चीज़ उसे एक आवश्यक तापमान में जो है उसे स्टोर करके रखा जाता है। जैसे ब्लड बैंक में ऐसा नहीं होता है कि जब ब्लड कलेक्ट करके और इधर उधर फेंक देता है, ब्लड को बड़ी सुरक्षित से उसको आवश्यक तापमान देकर उसे रखा जाता है ताकि ब्लड जो है बेकार ना हो। तो इसके लिए जब हम ब्लड बैंक से लाते हैं तो उसका हो सकता है तापमान कम हो, तो हम इंतज़ार करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कि बॉडी के टेम्परेचर में जो है ब्लड का टेम्परेचर आ जाए, ठीक है, तब जाके ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं।
तो ये चीज़ें हैं, समझ गए, वही है। 14 है कि प्राप्तकर्ता से रक्त प्राप्त करने की अधिकतम सीमा 300 ml है, जिसकी पूर्ति स्वस्थ शरीर 24 से 48 घंटे में कर लेता है। माय डियर, अब एक व्यक्ति से हम ज़्यादा से ज़्यादा जिससे हम ब्लड लेंगे, जिससे कलेक्शन करेंगे ब्लड, ज़्यादा से ज़्यादा उसके शरीर से 300 ml ब्लड हम निकाल सकते हैं। 300 ml तक जो है हल्का फल्का कमजोरी हो सकता है, लेकिन 300 ml तक सुरक्षित होता है और यह हमारा बॉडी 24 से 48 घंटे में फिर से जनरेट कर लेता है। तो इसलिए 300 ml तक अधिकतम सीमा है रक्त किसी से प्राप्त करने का। 15 नंबर है रक्त आधान प्रक्रिया के पश्चात हाथ को अच्छी तरीक़ा से धोना चाहिए। ठीक है। और आखिरी पॉइंट है रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन चार्ट तैयार करना चाहिए। वह प्रक्रिया को नर्सिंग रिकॉर्ड में दर्ज करनी चाहिए कि कब किस समय कितना, ठीक है ना, कौन से पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है, सब चार्ट और रिकॉर्ड तैयार रखना चाहिए। तो ये 16 पॉइंट है। आप चाहें तो और सारा पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो एज ए नर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप भूमिका निभाना है तो और सारे पॉइंट को लिख सकते हैं, बट ये 16 पॉइंट आप ज़रूर लिखिएगा। धीरे धीरे आप लोग इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। बाकी नर्स के द्वारा किया गया कार्य है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, तो कोई बड़ी बात है नहीं। 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो भी मेरे डियर इंग्लिश वाले हैं सबको इंग्लिश में यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो आप लोग जो भी है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल इंग्लिश में दिया गया है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे है, अब एक बात मैं बता देता हूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसी व्यक्ति को करते हैं जिसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अपने मन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं। ठीक है ना, जब तक डॉक्टर नहीं लिखेंगे तब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया करना है आपको। नर्स को अपने मन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट है ICU के बारे में बताना है माय डियर। ICU को इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं और इसके बारे में हमको लिखना है। हो सकता है इस बार 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए आपको। ठीक है, देखिए ICU क्या होता है, हिंदी में गहन चिकित्सा इकाई और इंग्लिश में इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। ठीक है, देखिए गहन चिकित्सा इकाई अस्पताल का एक विशेष भाग होता है जिसमें गंभीर रोगी या अत्यधिक जटिलता की संभावना वाले रोगियों को विशेष उपकरण, दवाओं व गहन नर्सिंग देखभाल द्वारा उपचार किया जाता है। माय डियर, ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब गहन चिकित्सा इकाई। यहाँ पे वे सारे देखभाल उपलब्ध होते हैं जो एक आकस्मिक हुए मरीज के साथ दुर्घटना वाले मरीज, ठीक है, या कोई जटिलता वाले मरीज, या फिर कोई ऐसे सिचुएशन में जो बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति हो, तो उस सारे कंडीशन में पेशेंट को ICU में रखा जाता है। आप लोग देखते होइएगा कि पेशेंट ICU में है, मतलब ICU के नाम से ही पेशेंट समझ जाता है या कोई आदमी समझ जाता है कि इमरजेंसी हालात है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ICU जो होता है यह गहन चिकित्सा इकाई होता है। यहाँ पे मरीज को बिल्कुल गहन डीपली जो है देखभाल किया जाता है और यह एक अस्पताल में ही एक अलग जो है भाग इसका बना होता है। ICU वार्ड होता है एक, जहाँ पे गंभीर मरीज को, अत्यधिक जटिलता वाले संभावना वाले मरीज को जो है रखा जाता है और रख कर विशेष उपकरण, दवा और गहन नर्सिंग देखभाल के द्वारा उपचार किया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा ICU होता है। इंग्लिश यहाँ पे दे रखा है। अब ICU का उद्देश्य क्या होता है माय डियर, पर्पज ऑफ ICU। रोगी को ICU में रखने के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। मरीज को ICU में क्यों रखा जाता है, क्या उद्देश्य है, तो चलिए उद्देश्य को बताते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, रोगी के जीवन को यांत्रिक सहारा देना। सबसे पहला, जो रोगी बेचैन हो, जो रोगी क्रिटिकल सिचुएशन में हो, तो उसका रोगी के जीवन को यांत्रिक सहारा देना ICU का मेन मकसद होता है। जटिलताओं की रोकथाम करना, प्रबंध करना भी इसका जो है दायित्व होता है। रोगी के नियमित देखभाल एवं आकलन करना। ICU में जो पेशेंट रहता है उसमें हमेशा जो है पेशेंट के साथ नर्स जो है रहता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तुरंत जो है उसको इमीडिएट जो है उसको देखभाल मिलता है, क्योंकि ICU में डॉक्टर भी होते हैं मौजूद और नर्स प्रॉपर जो है पेशेंट को केयर करती है। तो नियमित देखभाल और आकलन जो है होते रहता है, मॉनिटरिंग हमेशा होते रहता है। रोगी को संक्रमण से, अगर किसी को गंभीर संक्रमण है तो उस कंडीशन में व्यक्ति को भी जो है आपको ICU में जो है संक्रमण से बचाया जा सकता है। तो यही है ICU देने का उद्देश्य, यही है कि जीवन को यांत्रिक सहारा देना, जीवन को बचाना, जटिलताओं को रोकथाम और प्रबंध करना, रोगी को रेगुलर देखभाल और ऑब्जर्वेशन करते रहना, रोगी को संक्रमण से बचाना। तो यह सब ICU देने का उद्देश्य है कि इन उद्देश्यों के साथ ICU दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे है। गहन चिकित्सा में रखने हेतु परिस्थिति, वो तो हो गया उद्देश्य कि क्या क्या उद्देश्य होता है काम का ICU में। अब हम जानते हैं
कि किन पेशेंट को जो है आईसीयू में रखा जाता है, यानी गहन चिकित्सा में मरीज को रखने के लिए कौन कौन सा कंडीशन है, कौन कौन सी परिस्थिति में व्यक्ति मरीज को रखते हैं आईसीयू में। चलिए देखते हैं। गंभीर रोगी, सीवियर इल पेशेंट, कोई भी बीमारी का लास्ट स्टेज यानी गंभीर स्टेज हो जाता है, गंभीर सिचुएशन हो जाता है तो मरीज को जो है रखा जाता है आईसीयू में। ठीक है, देखिए आईसीयू इमरजेंसी से भी अलग एक कैटेगरी होता है, जहाँ पे इमरजेंसी तो हो गया कि आया और उसे ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद उस पेशेंट को अगर हमेशा उसे देख रेख की ज़रूरत है, उसका बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत है, जटिलता होने की संभावना है, तो उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। जैसे हार्ट अटैक वाला मरीज हो गया, ठीक है, उसको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसी प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा समस्या से जूझने लगता हो तो उसे जो है आईसीयू में रखा जाता है। ट्रोमा वाला मरीज हो गया, तो ये सब जिसको लगातार देख रेख की ज़रूरत हो, मॉनिटरिंग की ज़रूरत हो, वैसे पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है, जैसे गंभीर मरीज। ठीक है, जटिलताओं की संभावना, जिसमें जटिलताओं की संभावना अधिक हो उसको आईसीयू में रखा जाता है। बेहोश रोगी, अनकॉन्शियस पेशेंट, बेहोश अचेत रोगी को भी जो है आईसीयू में रखा जाता है। जिसका वाइटल साइन में लगातार चढ़ाव उतार हो रहा हो, जैसे पल्स रेट, रिस्पायरेशन रेट, ठीक है, टेम्परेचर, इस सब में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा हो तो उसे जो है क्या करते हैं, आईसीयू में रखते हैं। सीपीआर के उपरांत अगर आप किसी पेशेंट को सीपीआर दिए हैं तो सीपीआर कब देते हैं, जब हार्ट अटैक आता है, श्वसन बंद हो जाता है, हार्ट बीट बंद हो जाता है, तो सीपीआर देते हैं। तो सीपीआर के देने के बाद आईसीयू में रोगी को रखते हैं। ठीक है, सिर में रक्त का थक्का जमना या चोट लगना, अगर सिर में किसी को हेड इंजरी हो जा रहा है तो उसमें ब्लड जम जाएगा या चोट लगने से कोई भी प्रॉब्लम ब्रेन में हो सकता है, तो इसके लिए पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है। ठीक है, शल्य क्रिया के बाद में यानी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, सर्जरी के बाद भी जो है जो पेशेंट ज़्यादा संभावना हो जटिलता को तो उसे आईसीयू में रखा जाता है। तो यह सब कंडीशन में जो है पेशेंट को रखते हैं। हार्ट अटैक वाला, गंभीर जला हुआ मरीज, ठीक है, गंभीर एक्सीडेंटल मरीज, जो प्रॉब्लम हो, जिसको जो है बेहोश में हो, बेहोश में अब चोट लगने से, एक्सीडेंट होने से भी होता है, तो बेहोश पेशेंट सब उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन है, इस कंडीशन में हम रोगी को रखते हैं। अब माय डियर, आईसीयू के कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, आईसीयू के सदैव आदर्श स्थिति बनाए रखने का लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें पूर्ण क्षमता अनुसार रोगी के उत्कृष्ट देखभाल की जा सके। अब जो आईसीयू होता है, आईसीयू को हमेशा जो है सिद्धांत आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आईसीयू को एक ऐसा हम आइडियल कंडीशन बनाएंगे जो मरीजों को देखभाल के लिए एक बेहतर उत्कृष्ट जो है क्षमता जो है प्रदान करता है। समझ गए? तो आईसीयू के सिद्धांत अलग अलग होते हैं और यह आईसीयू के सिद्धांत मरीजों को देखने में बहुत ज़्यादा भूमिका उत्कृष्ट होता है। ठीक है, इसके हेतु निम्न पॉइंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए। किन किन पॉइंटों को, जो चीज़ें को ध्यान में रखते हैं वही तो सिद्धांत हो जाता है। तो चलिए इसके लिए आईसीयू के लिए भी हम कौन कौन से बातें को ध्यान में रखेंगे देख लीजिए। आईसीयू में सभी आवश्यक उपकरण जो है कार्य करने की स्थिति में होनी चाहिए। पहला पॉइंट यही है कि जो भी आईसीयू वार्ड, आईसीयू रूम में जो भी उपकरण हो वह सब कार्य करने की स्थिति में हो। ऐसा नहीं हो कि जंग लगा हुआ, बहुत दिनों से पड़ा हुआ मशीन को उस रूम में रखेंगे, ऐसा नहीं, सब कार्य करने की स्थिति में हो। ओके, दूसरा है आईसीयू में निर्बाध विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए। आईसीयू में निर्बाध के मतलब होता है कि बिना किसी बाधा के जो है हमेशा जो है आपको क्या होनी चाहिए, आईसीयू में इलेक्ट्रिक सप्लाई होनी चाहिए। थोड़ा भी कटेगा मशीन से बंद हो जाएगा, पेशेंट को दिक्कत होने लगेगा, तो इसलिए आईसीयू में बिना निर्बाध के विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए। तीसरा है आईसीयू में सभी सदस्य उपस्थित एवं सक्रिय रहने चाहिए, जैसे डॉक्टर, नर्स, तकनीकी कर्मचारी। अब आईसीयू में जो भी कर्मचारी है, चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, कोई भी टेक्नीशियन हो, सभी को एक्टिव और वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए हमेशा। चौथा है आईसीयू के सभी कार्मिक विशेष प्रशिक्षित होनी चाहिए। अब आईसीयू में जैसे देखते होइएगा बहुत सारे नर्स आईसीयू में काम नहीं किए रहते तो उनको अनुभव नहीं रहता है, तो जो आईसीयू में जो भी काम कर रहे हैं कर्मी होते हैं सबको प्रशिक्षित विशेष होना चाहिए, उन्हीं को रखना चाहिए। समझ गए? पाँचवा है आईसीयू में निर्धारित मापदंडों अनुसार प्रत्येक रोगी की देखभाल करनी चाहिए। अब आईसीयू का जो भी मापदंड है, अपना क्राइटेरिया है, उसके अनुसार ही जो है उसे देखभाल होनी चाहिए किसी भी मरीज को। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीयू का वातावरण संक्रमण विहीन होनी चाहिए। अब जो भी आईसीयू का इन्वायरमेंट है वह संक्रमण से मुक्त होनी चाहिए। सातवां है
आईसीयू में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होना चाहिए एवं आवश्यकता होने पर गाउन, मास्क, कैप, ठीक है, शू पहनने के बाद ही जो है अंदर प्रवेश किया जाना चाहिए ताकि संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। अब देखते होइएगा जो पेशेंट आईसीयू में भर्ती होता है, देखते होइएगा कि एक्स्ट्रा मरीज को नहीं जाने देता, एक्स्ट्रा जो है आदमी को अंदर नहीं जाने देता है। क्यों नहीं जाने देता है? क्योंकि वहाँ पर देखभाल के लिए तो हमेशा कर्मी, नर्स हो, डॉक्टर हो, टेक्नीशियन हो रहता ही है। तो वहाँ पर मरीज के आदमी जाकर क्या करेगा? दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट ये होता है कि दूसरा अगर कोई व्यक्ति आएगा चला जाएगा तो क्या होगा कि वह बाहर से अपने साथ कितना ज़्यादा संक्रमण लेते जाएगा ये किसी को पता नहीं होगा। तो इसलिए पूर्णतः बाहरी व्यक्तियों को वर्जित होता है। अगर कोई जाना चाहता है तो मास्क, ग्लव्स, ठीक है ना, गाउन, ये सब पहन के, कैप, शू ये सब पहन के जाता है अंदर में, ताकि उसके बॉडी का संक्रमण उस कक्ष में, मतलब उस आईसीयू रूम में ना हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। 8वां है आईसीयू में रोगी परिचर्या अनुपात 1:1 का होना चाहिए, यानी आईसीयू में पेशेंट हो और नर्स हो, एक पेशेंट पर एक नर्स होनी चाहिए, ठीक है। आईसीयू में कम से कम एक पेशेंट पर एक नर्स या 2 पेशेंट पर एक नर्स ऐसे करके होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। 9वां है आईसीयू में देखभाल का संपूर्ण रिकॉर्ड रखना चाहिए। अब आईसीयू में जो पेशेंट को जो भी देखभाल दिया जा रहा हो उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी ऊपर 9 पॉइंट आप प्रिंसिपल देखे हैं ये सब को ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पे इंग्लिश सबका दिया गया है नीचे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके ना। अब माय डियर कुछ एक चीज़ आता है, अब आपको पता होना चाहिए कि आईसीयू में कौन कौन से उपकरण होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आप यही ना देखे थे कि सभी उपकरण जो है फंक्शनल में होनी चाहिए, कार्यरत होनी चाहिए। तो कौन कौन से उपकरण जो है आईसीयू में होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। मेजर रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट्स इन आईसीयू देख लीजिए। वेंटिलेटर होनी चाहिए, एसपीओ मॉनिटर मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन का मॉनिटरिंग करने वाला, कार्डियक मॉनिटर होना चाहिए जिस मॉनिटर में हृदय से संबंधित चीज़ें दिखें, ठीक है। O2 डिफिब्रिलेटर होनी चाहिए, ठीक है ना, मरीज हृदय वाले मरीजों के लिए। सक्शन मशीन होनी चाहिए, ठीक है, जो शराब को, वायु मार्ग को खोलता है। ईसीजी मॉनिटर, आईसीयू में ही ईसीजी मॉनिटर अपना होना चाहिए। थर्मामीटर होनी चाहिए, इन्फ्यूजन पंप होनी चाहिए, ठीक है ना, यूएसजी मशीन होनी चाहिए, वेरियस ट्यूबिंग मतलब बहुत सारे जो ट्यूब होते हैं वो होनी चाहिए, एनेस्थेसिया मशीन भी यहाँ पे होना चाहिए, और O2 जो है ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, इमरजेंसी इक्विपमेंट होनी चाहिए, इमरजेंसी ड्रग होनी चाहिए। तो ये सब जो है आपको जो है ये सब आईसीयू का उपकरण है, जिसको 2 बार आप पढ़िएगा, या आप लोग को पहले से पता भी होगा तो इस उपकरण को लिख देना है, ठीक है। जितने भी इमरजेंसी के कंडीशन में उपयोग होने वाले इक्विपमेंट है वह सब के सब जो है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया, आप लोग पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए। नहीं पढ़िएगा माय डियर तो फिर दिक्कत होगा जॉब में भी और अभी क्लास से अभी एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ अभी पढ़िएगा तो एग्ज़ाम कंपटीशन भी आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, पता रहेगा सब चीज़, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।